डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 6 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के क्वेश्चन आंसर का पार्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। आशा है आप पूरे ध्यान से इन प्रश्नों को समझेंगे और फिर इनके क्या उत्तर हमने दिए उन्हें भी देखेंगे और समझेंगे। विश्व में पर्यावरण की जागरूकता फैलाने के लिए कौन कौन से सम्मेलन कब हुए? विश्व में पर्यावरण की जागरूकता फैलाने के लिए कौन कौन से सम्मेलन कब हुए? देखिए, सम्मेलन का नाम है क्लब ऑफ रोम। वर्ष 1972 हुआ, स्थान रोम है, इटली का रोम। यहाँ पर लिमिट टू ग्रोथ नाम की एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें बढ़ती जनसंख्या से प्राकृतिक संसाधनों का जो विनाश हो रहा है उस पर प्रकाश डाला गया, उसे बताया गया। दूसरा सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम का हुआ 1975 में, यह भी रोम में हुआ और सदस्य देशों के पर्यावरण की रक्षा, कार्यक्रम, भूमि गुणवत्ता बरकरार, मरुस्थल का प्रसारण, इन तीन चीजों पर जो है यहाँ पर विचार विमर्श किया गया। तीसरा सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ 1972 में, स्टॉकहोम स्वीडन में है। वह मानवीय पर्यावरण की घोषणा की गई और कार्य योजना, परमाणु शस्त्र परीक्षण प्रस्ताव, परमाणु शस्त्रों के जो परीक्षण होते हैं उन प्रस्ताव पर रोक लगाने की बात हुई। और दूसरा विश्व पर्यावरण प्रस्ताव, विश्व के लिए पर्यावरण दिवस मनाने का एक प्रस्ताव पारित किया गया स्टॉकहोम। तो यहाँ सबसे पहले मानवीय पर्यावरण के ऊपर घोषणा की गई, दूसरा उसकी कार्य योजना बनाई गई और परमाणु शस्त्र परीक्षण जो होते हैं, परमाणु शस्त्रों का जो परीक्षण करते हैं उनके ऊपर प्रस्ताव लाया गया और विश्व पर्यावरण दिवस, एक दिन को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित करने के लिए प्रस्ताव लाया गया। नैरोबी घोषणा 1982 में हुई, नैरोबी स्थान पर हुई। इसमें विलुप्त वन्य जीव व्यापार, जो वन्य जीव ऐसे हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, जो समाप्त होते जा रहे हैं, उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की बात हुई। प्राकृतिक संसाधन व संपदा, प्राकृतिक संसाधन व संपदा के ऊपर बातें हुई और समुद्र प्रदूषण के प्रावधान, समुद्र के जो प्रदूषण होता है उसके जो प्रावधान है उन पर रोक लगाने की बात हुई। पांचवा वर्ल्ड रिपोर्ट 1987 में तैयार हुई, जिसमें आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा सम्मिलित भविष्य, इस विषय पर एक रिपोर्ट तैयार हुई, जिसमें विकास की वर्तमान प्रक्रिया टिकाऊ नहीं है ये बताया गया। विकास की वर्तमान प्रक्रिया है, जिस तरह से आजकल विकास हो रहा है, ये जो प्रक्रिया है ये टिकाऊ नहीं है, ये वर्ल्ड रिपोर्ट में बताया गया। छठवां पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में हुआ, ये ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का देश है और उसका जो शहर है रियो डी जेनेरियो, वहां पर ये सम्मेलन हुआ। इसमें एजेंडा 21 तैयार किया गया। एजेंडा 21 किन किन चीजों के ऊपर था? जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी के नियम, पर्यावरण रक्षा, साझी जिम्मेदारी, टिकाऊ विकास, उत्तर दक्षिण विवाद, इन सब विषयों को लेकर के एजेंडा 21 तैयार किया गया और उसे लागू करने का प्रयास किया गया। सातवां सम्मेलन विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ 1997 में, नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण में सभी वर्ग शामिल थे। परिवर्तन बैठक हो तब व्यावहारिक सोच, ठीक है, इस तरह से कहा गया। फिर क्योटो प्रोटोकॉल आया, जापान के शहर क्योटो में एक सम्मेलन हुआ 1997 में, जिसमें औद्योगिक देश ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करें। जो औद्योगिक देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करें, इस तरह से क्योटो प्रोटोकॉल
उसमें चर्चा हुई। उसके बाद 9वां सम्मेलन ब्यूनस आयर्स में हुआ 1988 में। ब्यूनस आयर्स भी दक्षिण अमेरिका का एक देश है। अर्जेंटीना अर्जेंटीना का एक अर्जेंटीना देश का एक शहर है ब्यूनस आयर्स। ठीक, तो वहां पर क्योटो प्रोटोकॉल की समीक्षा हुई जो 1997 में हुआ। उसकी समीक्षा हुई और विलासिता आवश्यकता में अंतर होता है इस बात पर भी विचार विमर्श हुआ, क्योंकि जो विकसित राष्ट्र हैं वो तो विलासिता के लिए CFC बढ़ा रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, और जो विकासशील देश है वो आवश्यकता के लिए कर रहे हैं। दोनों चीजों में अंतर होना चाहिए कि कौन विलासिता के लिए कर रहा है और कौन आवश्यकता के लिए। 10वां सम्मेलन जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन हुआ 2002 में। ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का शहर है जोहान्सबर्ग, वहां पर यह सम्मेलन हुआ। इसमें जल की स्वच्छता को लेकर बात हुई, वैकल्पिक ऊर्जा को लेकर के बात हुई, जैव विविधता के ऊपर बात हुई और पर्यावरण संरक्षण के ऊपर बात। अगला 11वां सम्मेलन भूमध्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2007 में हुआ। ये बाली इंडोनेशिया में हुआ। इंडोनेशिया का शहर है बाली, वहां पर ये हुआ। इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होना चाहिए। धनी देश गरीब देशों को साफ सुथरी तकनीक दें जिससे वो पर्यावरण संतुलित रख सके और जलवायु परिवर्तन कोष बने। इस तरह की बात जो है बाली इंडोनेशिया के समय। साझी संपदा की सुरक्षा के संबंध में 3 प्रयास अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कौन कौन से किए गए हैं? साझी संपदा की सुरक्षा के संबंध साझी संपदा की सुरक्षा के संबंध में 3 प्रयास अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कौन कौन से किए गए हैं? एक रियो घोषणा पत्र 1992, इसमें धरती के पारिस्थितिक तंत्र के ऊपर बातें हुई, उसकी सुरक्षा के लिए बातें हुई और विभिन्न देश आपस में सहयोग करेंगे, इस तरह की बातें। दूसरा है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज 1992, UNFCCC 1992। इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण में अपनी जिम्मेदारी के आधार पर साझी पर अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करें। ठीक है, ये साझी संपदा को लेकर के है। तीसरा क्योटो प्रोटोकॉल हुआ 1997 में। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए। जो औद्योगिक देश हैं वो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम से कम करें, इस तरह के लक्ष्य जो है ठीक है। ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है। पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का कारण क्या है? मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है, इसलिए पर्यावरण के प्रति अब सभी सरोकार दे रही है। निम्न कथन पृथ्वी सम्मेलन के बारे में है और सही गलत का चिन्ह लगा। पृथ्वी सम्मेलन के बाद ये रियो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ उसके बारे में, इसमें 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने भाग लिया। ये सही है। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में हुआ, ये भी सही है। वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों में पहली बार राजनीतिक धरातल पर ठोस आकार ग्रहण किया, ये भी सही है। यह महासम्मेलन की बैठक थी नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये मात्र एक बैठक नहीं थी, बल्कि इसमें पर्यावरण के मुद्दों को लेकर के एक गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। विश्व की साझी विरासत के बारे में निम्न और सही बताइए, निम्न में सही और गलत बताइए। धरती का वायुमंडल, अंटार्कटिक का समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष को विश्व की साझी सराहना माना जाता है। सही है, 4 चीजें हैं: धरती का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष।
ये चार चीजें हैं जो साझी विरासत। विश्व की साझी विरासत किसी राज्य के संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आती। विश्व की साझी विरासत किसी राज्य के संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आती। साझी है वो, इसलिए किसी राज्य विशेष की नहीं। विश्व की साझी विरासत के प्रबंधन के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच मतभेद है। मतभेद यही है कि ये कहते हैं कि विलासिता और आवश्यकता में अंतर किया जाए। जो उत्तर के देश हैं विलासिता के लिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जबकि जो दक्षिण के देश हैं वो विकासशील देश हैं, वो आवश्यकता के लिए करते हैं। उत्तरी गोलार्ध के देश विश्व की साझी विरासत को बचाने के लिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों से कहीं ज्यादा चिंतित है। ये गलत है। उत्तरी गोलार्ध के देश भी चिंतित है। रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए? रियो सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन 1992 हुआ। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो हुआ। इसके परिणाम क्या हुए? रियो सम्मेलन पर्यावरण पर हुआ सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जाता है। रियो सम्मेलन के कारण पर्यावरण के मुद्दे पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थान बनाने में सफल हुए। ठीक है। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, बागवानी के समन्वय कुछ नियमों का निर्माण किया गया। ये पहली बार जो पर्यावरण के मुद्दे हैं वो राजनीतिक मुद्दे बने। विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है? इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है? विश्व की साझी विरासत का अर्थ है ऐसी संपदा जिस पर किसी एक व्यक्ति या समुदाय या देश का अधिकार नहीं है, बल्कि विश्व के संपूर्ण समुदाय का उस पर हक है। विश्व की साझी विरासत के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को और राजनीतिक संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार तथा संरक्षण का उत्तरदायित्व होता है। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या के कारण, निजीकरण एवं पर्यावरण बदलाव के कारण तथा विकसित देशों के निजी स्वार्थ के कारण बड़ी तेजी से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन प्रदूषण होता है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन क्यों हो रहा है? एक तो बढ़ती जनसंख्या है, उसमें निजीकरण है, पर्यावरण में बदलाव है, ठीक है, विकसित देशों के निजी स्वार्थ है। इसकी वजह से प्राकृतिक संसाधनों और प्रदूषण हो रहा है। साझी जिम्मेदारी, लेकिन हाँ, अलग अलग से क्या अभिप्राय है? हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं? विश्व का पर्यावरण तेजी से खराब हो रहा है। अधिकांश देश अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। इससे मानव सभ्यता खतरे में पड़ गई है। इसलिए कहा जाता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए सभी की साझी जिम्मेदारी है। परंतु उत्तर एवं दक्षिण गोलार्ध के देशों में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित विचारों में मतभेद है। उत्तरी गोलार्ध के विकासशील देशों का तर्क है, विकसित देशों ने पर्यावरण को अधिक खराब किया है, अतः उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी उनकी अधिक होनी चाहिए। एक तो संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन से संबंधित नियम आचार में भी कहा गया है कि प्रत्येक देश अपनी क्षमता पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के अनुपात में अपनी भागीदारी पर साझी परंतु अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे। वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए हैं? वैश्विक पर्यावरण के जो मुद्दे हैं 1990 के बाद में वो प्राथमिक सरोकार देश के लिए क्यों बन गए? निम्न कारणों से वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सन 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार बन गए। क्यों बन गए हैं? पर्यावरण खराब होने से कृषि योग्य भूमि खराब हो गई है। कृषि योग्य भूमि खराब होगी, बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्न कहां मिलेगा? जलाशय में बड़ी तेजी से जल स्तर घट रहा है, मत्स्य उत्पादन कम हो रहा है। विकासशील देशों की लगभग 120 करोड़ जनता को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं है। साफ सफाई के अभाव में लगभग 30 लाख बच्चे प्रतिवर्ष मर जाते हैं। वनों की कटाई से जैव विविधता को हानि हो रही है। ओजोन परत के नुकसान से पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इन कारणों की वजह से अब हर देश जो है
इनको प्राथमिक सरोकार मानने लगे पर्यावरण के मुद्दे। विभिन्न देशों के सामने सबसे गंभीर चुनौती वैश्विक पर्यावरण को आगे कोई नुकसान न पहुंचे बगैर आर्थिक विकास करने की है। ये कैसे हो सकता है? कुछ उदाहरणों के साथ समझाइए। यानी विकास तो करना है लेकिन पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे उस आधार पर। तो वर्तमान परिस्थितियों में सभी देशों के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि कैसे पर्यावरण को बचाकर अपना आर्थिक विकास किया जाए। परंतु यदि हम कुछ गौर करें तो पर्यावरण को खराब किए बिना ही देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए। जितने पेड़ों की हम कटाई करते हैं उतने ही पेड़ हमें लगाने चाहिए। परंपरागत ऊर्जा के स्थान पर नवीनीकरण जैसे सूर्य और सौर ऊर्जा का अधिक उपयोग करना चाहिए। वर्षा का पानी जो व्यर्थ समुद्र में बह जाता है उसको हमें संरक्षित करना चाहिए, पेयजल के रूप में उपयोग किया जा सकता है, फ्रेश वाटर होता है। इस प्रकार ये पार्ट 6 का क्वेश्चन आंसर सेशन पार्ट 2 पूरा होता है। आशा है ये आपको पसंद आएगा। यदि आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। और अगला लेसन 7 होगा वैश्वीकरण, जो हम आपके साथ अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।